लगातार कह रहे हैं जनता से कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करे, लेकिन जो वोट प्रतिशत है ये कहीं आपको लग रहा है कि ये डराने वाला है? नहीं, अभी 4 चरणों के जो हुए अभी, और इसमें आप कितनी सीटें मान रहे हैं? मतलब आप विपक्ष के लिए या अपने लिए आपसे मैं पूछूं कि भाजपा एनडीए के लिए? जब दो दल जुड़ते हैं तो नुकसान थोड़ा होता है सर, फायदा होता है। और देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ऐसी धुरी है राष्ट्रीय लोकदल, वो जिसके साथ भी जुड़ेगा उसको मजबूती मिलती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जब दलित, वो भी दलितों की बात करते हैं, आप भी दलित नेता है, क्योंकि आपको भी उधर मायावती जी लगातार दलितों को अपने पास अपने पाले में लाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो वो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा छू लेगी। अब बात करते करते टिकैत साहब भी जब बीच में आ गए, वैसे तो मैं पॉलिटिकल बात टिकैत साहब से नहीं कर रहा था क्योंकि आज का दिन बड़ा अलग है, लेकिन अब आशीर्वाद लेने आप लोग आए तो क्या वो तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग ने न्यूट्रल छोड़ दिया, आपको आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं? बात टिकैत साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसलिए पूरे देश भर में सियासत अपने चरम पर है। अब 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा है तो लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर माहौल किसके पक्ष में है। जिज्ञासा लोगों के अंदर 4 जून से पहले इस कदर है कि आखिर उस सीट पर किसका पलड़ा भारी, इस सीट पर किसका पलड़ा भारी। तो आज मेरे साथ है बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल जी, और आज दरअसल मैं इनसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह का अब माहौल, क्योंकि यहाँ मोदी ने भी कल वाराणसी में नामांकन कर दिया है और 5वें चरण की ओर जब चुनाव धीरे धीरे पहुंच चुका है तो लगातार वो प्रचार प्रसार के लिए जा भी रहे हैं और कार्यक्रम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार मायावती जब अकेले चुनाव लड़ रही है तो क्या वो कहीं खेल बीजेपी का बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर विपक्ष का अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन का बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? वैसे तो मुझे मालूम है कि इनका जवाब कहां से आएगा, क्योंकि ये अपनी पार्टी की बात जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल और आने वाले चुनाव में और जो पीछे के 4 चरणों में हुआ वो कहां आप देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल भाई, और सवाल मेरा यही है कि आपने सुन भी लिया कि आखिर आपने जहाँ जहाँ 4 चरणों में आप लोग गए, क्या आपने देखा उनमें? उसका जवाब देने से पहले, क्योंकि आज हम लोग सिसोली में हैं और किसान नेता, किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की आज पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ आए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने किसानों को एक आवाज़ देने का इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी एक मजबूत आवाज़ देने का काम किया है। उनको हम आज के दिन बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, तो और उनको नमन करते हैं आज के इस दिन। दूसरा राजनीतिक सवाल आपने किया है, ये सही है, 5वें चरण की तरफ हम लोग चल रहे हैं और 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और जो हमारा नारा है 400 पार का, ये समझ लीजिए आप, जो रुझान चारों चरण के आ रहे हैं उनमें अगर हमने जो अध्ययन किया है और जो एनालिसिस किया है पार्टी ने, मुझे लगता है कि हम बहुमत का आंकड़ा तो लगभग 4 चरणों में पार कर चुके हैं और अब 400 पार की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 3 चरणों में निश्चित रूप से एक बड़े बहुमत की तरफ जो है देश बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता जो है बड़ी उत्सुकता के साथ वोट करने का काम कर रही है। आप लोग जैसे कार्यक्रमों में जा रहे हैं तो ये जो आप लोग तो लगातार कह रहे हैं जनता से कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करे, लेकिन जो वोट प्रतिशत है ये कहीं आपको लग रहा है कि ये डराने वाला है? नहीं, थोड़ा वोट प्रतिशत ज़रूर कम है, ये मान लो इतना कम भी नहीं है, सामान्य है। और अब आप देख लो कि इसमें जो वोट प्रतिशत है ना, मुझे जो लगता है, जो हम लोगों ने अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो एनालिसिस किया है, तो जो हमारा जो वोट है, जो एनडीए का वोट है, वो घर से बाहर निकला है, उसने वोट करने का काम किया है। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है बेदम है, उसने ही वोट करने का काम नहीं किया और विपक्ष जो है काउंटिंग से पहले ही अपनी हार मान चुका है। और आप देख रहे हैं जब 4 तारीख में मतगणना होगी तो निश्चित रूप से एक बड़े बहुमत के साथ में
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब जो 2022 में विधानसभा चुनाव में देखा कि बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों के आवारा पशुओं की बात हुई, गन्ने के भाव की बात, भुगतान की बात, आज वो मुद्दा कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, दोनों लोग अब लगे हुए उधर, प्रियंका गांधी यूपी में अब कैंपेन कर रही है, वो मुद्दा कहीं जनता के बीच आपको नहीं लग रहा कि अभी उस पर बात कर रही है जनता? देखो, जनता के तमाम सभी मुद्दों पे पिछले 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के सभी मुद्दों पे, सभी मसलों पे काम हुए हैं। किसी पे कम हुआ है, किसी पे ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर आज हम इस चुनाव को देखें तो विपक्षी कहाँ उठा रहे हैं मुद्दों को? विपक्ष उठा ही नहीं रहा इन मुद्दों को। विपक्ष के पास तो एक ही मुद्दा है, रिजर्वेशन का, आरक्षण का और संविधान का। इसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। आप हर भाषण में देख लो विपक्ष के नेताओं के कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका ये कहना है कि भाई आगे चुनाव नहीं होगा, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि मुद्दे कोई है ही नहीं। सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए सभी सरकारें काम करती हैं और मोदी जी ने टेक्निकल रूप से सभी प्लेटफॉर्म पे सरकार में रहते हुए काम करने का काम किया है। चाहे वो किसान के लिए हो, नौजवान के लिए हो, युवाओं के लिए हो, बेरोजगारों के लिए, तमाम सभी गरीब आदमी के लिए भी काम करने का उन्होंने सभी वर्गों के सब लिए काम किया है। चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे मजदूर पेशा लोग हों, किसान हों, गरीब हों, सभी वर्गों के लिए काम किया है। अनेकों एक ऐसी ऐसी योजनाएं सरकार में चल रही हैं जो सीधा गरीब आदमी को प्रभावित करने का काम करती हैं। आप कैबिनेट मंत्री बने सरकार में, टेक्निकल और साइंस डिपार्टमेंट आपके पास है, आपने अभी उसको लेकर देखा है अपने विभाग में कहाँ कुछ चीज़ें सुधार के लिए, या आप आगे आने वाले समय में उन चीज़ों पर अब काम करना शुरू करेंगे? मुझे लग रहा है वैसे तो वक्त आपको कम ही मिला होगा। ऐसा 5 मार्च में शपथ हुई उसके तत्काल बाद आचार संहिता देश में लागू हो गई है। ये विभाग जो है एक टेक्निकल विभाग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें विज्ञान स्तर पर हम लोग जो है कैसे हम जो है बच्चों को शिक्षा के स्तर पर कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में कैसे नए शोध कर सकते हैं, उन सब पर जो है ये प्रोजेक्ट के रूप में ये विभाग काम करता है। तमाम विभाग, मान लो कोई शोध करना है कि भाई आने वाले समय में अगर ये बाढ़ आती है तो इससे क्या नफ़ा क्या नुकसान होंगे, इन सब चीज़ों के शोध जो करने का विभाग काम करता है। और अभी 4 तारीख के बाद में पूर्ण रूप से हम लोग बैठेंगे और जो है एक अच्छा इस विभाग में करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक आपने कहा कि अभी तक जो 4 चरणों के चुनाव हुए उसमें आप लोग बहुमत ले चुके हैं, अब आगे 400 पार की ओर आप लोगों को बढ़ना है। अभी 4 चरणों के जो हुए अभी, और इसमें आप कितनी सीटें मान रहे हैं? मतलब आप विपक्ष के लिए या अपने लिए आपसे मैं पूछूं कि भाजपा एनडीए के लिए? मैंने बताया 4 चरणों में हम बहुमत के आसपास हैं। ये तो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 272 का, या तो हम पार कर चुके होंगे या 2-4 ऊपर नीचे होंगे। और अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम लोग इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और दूसरा चरण भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ, 8 सीटों पे एक बार चुनाव हुआ पश्चिम में, मेरे ख्याल था दूसरा भी शायद 8 पे ही हुआ है। 16 सीटों में हम, फिर 10 पे, फिर 13 पे, तो अधिक से अधिक सीटें एनडीए गठबंधन ही जीत रहा है। अच्छा, अब आप लोग जैसे जा रहे हैं चुनाव के बीच, क्योंकि अब चंद्रशेखर आज़ाद जब दलित, वो भी दलितों की बात करते हैं, आप भी दलित नेता है, क्योंकि आपको भी उधर मायावती जी लगातार दलितों को अपने पास, अपने पाले में लाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो वो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा छू लेगी। तो आपको लग रहा है कि ये दलित जा किधर रहा है? देखो, दलित समाज जो है एक पॉलिटिकल वोटर है, वो ये देख रहा है कि उनके लोग कहाँ हैं, उनका हित कहाँ है, इन सब बातों को लेकर आज वो निर्णय करने का काम कर रहा है। आज वो बहुजन समाज पार्टी जिसको उन्होंने सींचने का काम किया है, आज मुझे लगता है कि वो प्लेटफॉर्म कमज़ोर है, ये समाज को भी लगता है कमज़ोर हैं। तो अधिकतर वोट जो है, अगर हम लोग अपने जनपद की बात करें तो हमारे जनपद में काफ़ी वोट जो है एनडीए प्रत्याशियों को मिला है, जो एक जो है जो जीत का अंतर होगा उसमें एक बढ़ावा देने का काम करेगा। आप मुजफ्फरनगर से है खुद, मुजफ्फरनगर में यहाँ संजीव बालियान जब चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से उनको फ़ायदा हुआ है? निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ। जब दो दल जुड़ते हैं
तो नुकसान थोड़ा होता है, इसका फ़ायदा होता है। और देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ऐसी धुरी है राष्ट्रीय लोकदल, वो जिसके साथ वो जुड़ेगा उसको मजबूती मिलती है। 2022 का चुनाव हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ लड़े तो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली, हम लोगों को मजबूती मिली। आज जो है राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है, ये बीजेपी को मजबूती मिली, हम लोग को मजबूती मिली। अब प्रधानमंत्री मोदी जब नामांकन के लिए पहुंचे वाराणसी तो वहाँ जयंत चौधरी जी भी थे, घटक दल सभी तमाम लोग थे, वहाँ भी कुछ असर लगता है क्या? जयंत चौधरी जी कुछ कर पाएंगे वहाँ? नहीं, वहाँ एनडीए जो गठबंधन है उसमें 26 दल हैं, तो 26 के 26 दलों के तमाम सभी नेतागण जो है वहाँ मौजूद थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नामांकन कल किया है तो सभी 26 के 26 दलों के अध्यक्ष जो है वहाँ थे, उसमें वोट में है। देखो जब जाते हैं तो एक माहौल बनता है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल जो है कल बना है। और जो अपना नारा है वो 400 पार का और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का। अब बात करते करते टिकैत साहब भी जब बीच में आ गए, वैसे तो मैं पॉलिटिकल बात टिकैत साहब से नहीं कर रहा था क्योंकि आज का दिन बड़ा अलग है, लेकिन अब आशीर्वाद लेने आप लोग आए तो क्या वो तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग ने न्यूट्रल छोड़ दिया, आपको आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं? बात टिकैत साहब आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा, हमारे बड़े हैं हमेशा। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, विपक्ष वालों को भी आपको। चौधरी साहब का संगठन अराजनीतिक है, कोई उनका कहीं कोई हस्तक्षेप किसी रूप में नहीं है। उन्होंने तो अपने तमाम सभी कार्यकर्ताओं को तमीज़ सभी कहते भाई जिसका जहाँ मन हो वहाँ डाल लो, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो मतलब ये तो नहीं है कि भाजपा को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सबको दे दिया ना? मुझे तो लगता नहीं, मैंने तो ऐसा कोई बयान सुना नहीं। ठीक है, जो है सबके लिए है ना? नहीं, सबके लिए वो तो पारिवारिक ही आदमी है। मंत्री जी तो कोई ऐसी बात नहीं, पहले से ही जब से राजनीति में आई तो इस घर से इनका लगाव पहले से ही है। और टिकैत साहब के ज़माने से इन पर आशीर्वाद रहा खूब, बहुत बढ़िया। एक इनका अच्छा व्यवहार है, अच्छा वो है, बातचीत कभी ये नहीं रही बात कि भाई किसी भी पार्टी में रहे हो तो इनका ठीक हो रहा और यही चलती रहे बातचीत, कोई वो नहीं। अनिल जी को तो आशीर्वाद है, भाजपा को तो आशीर्वाद नहीं, जयंत चौधरी को तो आशीर्वाद नहीं दिया। नहीं, सब है आशीर्वाद, तुम्हारा सब है आशीर्वाद में क्या कुछ हुआ है। और अखिलेश जी वाले को, हरिंदर मलिक जी को भी आशीर्वाद दिया कि नहीं? नहीं, ऐसा सभी है, सभी यहाँ से इस घर पे तो सभी का आशीर्वाद है, सभी का हक है। हमें अपना हक मान के यहाँ से आवे, यहाँ से ना कि वोट मांगना, हमें किसी ने वो कहा अगर भाई हमें वोट दो, हमारा प्रचार करो, ना कुछ नहीं है। तो उनका तो सिर्फ एक आशीर्वाद देना आवे यहाँ से कि भाई परिवार की सब पे नरम निगाह हो जा, सब ये कोई किसी उसकी नहीं है। चलिए, मैं आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता क्योंकि आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं आज महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के याद करने का दिन है। उनकी पुण्यतिथि है, आज 13वीं पुण्यतिथि पूरे देश में मनाई जा रही है। आज उसी के कार्यक्रम में यहाँ माननीय मंत्री जी भी आए हुए हैं और तमाम नेतागण यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव है तो पॉलिटिकल बातें जरूर होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।